नमस्ते दोस्तों। खुद को इतना जिद्दी बना लो कि मुश्किलें खुद शर्मिंदा हो जाए। अपने लक्ष्य के प्रति इस तरह से पागल हो जाओ कि जो भी बाधाएं हो वो अपने आप समाप्त हो जाए। देखते हैं ना कि जब नदियां आती है, हिमालयन नदियां, तो रास्ते में कितना भी पर्वत हो, पठार हो, वो सभी को तोड़ते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंच ही जाती है। तो उसका जो दृढ़ संकल्प होता है, उसके हर एक बाधाओं को समाप्त करने में सफल होता है। इसी के लिए आप अपने संकल्प के लिए जिद्दी बने। इससे आपकी बाधाएं जो होगी वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो इसी के साथ आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 14 फरवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है, लगातार देखा जा रहा है कि आईआईटीज की संख्या जो है इंडिया में बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में 23 आईआईटी हैं अभी, ठीक है। और देखा जा रहा है कि कुछ आईआईटी के ब्रांचेज जो हैं वो विदेशों में भी खोले जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसी के लिए राइटर जो कहते हैं कि आईआईटी जो है मुख्यतः पहचाना जाता है स्नातक के लिए एक कॉलेज के रूप में, परंतु उसका जो मुख्य फोकस जो है वो कहीं ना कहीं भ्रमित होता जा रहा है, ठीक है, चेंज होता जा रहा है। उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है कि वे अपने स्नातकों के गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए ही आईआईटी जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। और पिछले दशक में अनुसंधान के क्षेत्र में भी और अनेक प्रकार के अनुसंधान नवाचार में भी आईआईटीज का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो पिछले लगभग एक दशक से देखा गया है कि वर्तमान योजनाओं के अनुसार आईआईटी जो है वो अपने उच्च मानकों को बनाए रखने की क्षमता से परे रही है, ठीक है। जो उच्च मानक हैं आईआईटी के, उससे कहीं ना कहीं परे हो गई है, लगातार जो है जनरलाइज होती जा रही है। तो इसके क्या कारण है, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, भारत ईएफटीए मतलब कि यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसी के समझौते के मसौदे में विशिष्ट अवधि खंड जो है वो दवा उद्योग को प्रभावित कर रहा है। इसमें मेनली जो है भारत में पेटेंट दवाओं की किफायती जेनरिक संस्करण तक पहुंच में कम से कम 6 साल की देरी हो सकती है। यहाँ पे लगातार जो कहा जा रहा है कि भारत में जेनरिक दवाएं बन रही है, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं विदेशों के, उसी का एक प्रारूप बनाकर भारत में जो जेनरिक दवाएं बन रही है और आसानी से उपलब्ध हो जा रही है, इसलिए विदेशी कंपनियों को बहुत सारी समस्याएं हो रही है, ठीक है। इसी में कहा जाता है व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता, उसी को कहा जाता है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए एक लीक मसौदे में बताया गया है कि हस्ताक्षरकर्ताओं को एक विशिष्ट अवधि शामिल करनी चाहिए जिसके दौरान दवा बेचने के लिए अपने देश के नियामकों से सहमति मांगने वाले आवेदक इस पर भरोसा नहीं करेंगे। तो इसी की बात की जा रही है, लगातार जो है जेनरिक दवाएं बन रही है, तो आसान हो जा रहा है भारतीयों के लिए। भारत का जो है बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है वो दवा के निर्माण में आगे आया है और विश्व स्तर पे भी अपनी गुणवत्ता को पहचान दिलाने में सफल हुआ है, ठीक है। तो इसी की बात हम लोग विस्तार से कर लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि भारत को गहन औद्योगिकरण की वर्तमान में आवश्यकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में जो है सर्विस सेक्टर तो इम्प्रूव हुआ, लेकिन अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाया। उसी के कारण जो है रोजगार के जो अवसर उपलब्ध होने चाहें वो भारत में अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया। इसलिए भारत की जो सबसे बड़ी जनसंख्या, युवा जनसंख्या है, उसको सही तरीके से रोजगार नहीं मिल पाता है। उसी कारण जो है देश के विकास में उनका योगदान कम रह जा रहा है। इसी के लिए यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत को गहन औद्योगिकरण की आवश्यकता है, सही तरीके से औद्योगिकरण करने की आवश्यकता है, जिससे कि रोजगार के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, बुनियादी ढांचों का विकास हो सके, ठीक है, जिस तरह से चाइना ने किया। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आज शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो पहला आर्टिकल है, इसमें कहा जाता है कि टू मेनी आईआईटीज लीड टू अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड क्वालिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है, बहुत सारे आईआईटी जो हैं वो अवास्तविक अपेक्षाओं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को जन्म देते हैं, ठीक है, क्वालिटी संबंधी प्रॉब्लम्स को भी जन्म दे रहे हैं। तो इसी के बारे में हम लोग विचार से देख लेते हैं। अभी हाल ही में जो है जेईई मेंस 2024 का रिजल्ट आया, उसमें से लगभग 20 से ऊपर बच्चे जो हैं 100% मार्क्स लाने में सफल हो गए और एक बच्चा जो है वो सुसाइड भी कर लिया कोटा में, ठीक है। तो इसी में आगे हम लोग देख लेते हैं इस आर्टिकल में राइटर के द्वारा क्या कहा जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि बिना किसी संदेह के जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है या आईआईटी जो है वो भारतीय उच्च शिक्षा के
मुकुट रत्न है, क्राउन ज्वेल है, ठीक है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि भारत का सबसे सर्वोत्तम संस्थान जो है शिक्षा के लिए, खासकर स्नातक के लिए, वो है आईआईटी का। तो वे अपने स्नातकों की गुणवत्ता, और इसमें जो स्नातक की बात की जा रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से संबंधित, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में कुछ आईआईटीज में ह्यूमैनिटी के भी बहुत से सब्जेक्ट को जोड़े जा रहे हैं, इस आर्टिकल में भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो वे अपने स्नातकों की गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी को और इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए ही विश्व प्रसिद्ध है। ये आईआईटी की बात की जा रही है कि यहाँ पे जो स्नातक के लिए गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी के लिए बेहतर शैक्षणिक कार्यक्रम है, इसी के लिए ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है। और पिछले दशक में जो है लगातार जो अनुसंधान के क्षेत्र में भी आईआईटी के द्वारा बढ़ चढ़ कर कदम उठाया गया है। तो यहाँ पे इसी को आगे कहा जा रहा है कि पिछले लगभग एक दशक से ऐसा देखा जा रहा है कि वर्तमान योजनाओं के अनुसार आईआईटी प्रणाली जो है वो अपने उच्च मानकों को बनाए रखने में सफल नहीं हो रही है, ठीक है। उच्च मानकों को बनाए रखने की क्षमता से परे विस्तृत हो रही है और सामान्यता में डूबने का खतरा है। मतलब कि जितने भी जनरल कॉलेज हैं उसी तरह से आईआईटी भी होने का खतरा है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कहा जाता है कि उत्कृष्ट संस्थान श्रेणी के तहत चुनिंदा आईआईटी को विदेश में कैंपस स्थापित करने की अनुमति देने का हालिया निर्णय जो है वो पहले से ही आईआईटी की छवि खराब कर रहा है, ठीक है, और इन संस्थानों को और कमजोर करता जा रहा है। तो अब समय आ गया है कि आईआईटी की बदलती भूमिका पर पुनर्विचार किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत की जरूरतों को प्राथमिकता देकर गुणवत्ता और फोकस बनाए रखना आवश्यक है। तो इसी में आगे कहा जाता है कि आईआईटी जो है वो नहीं है, मतलब कि जो पहले के समय में आईआईटी की गुणवत्ता थी, क्वालिटी थी, अभी वर्तमान समय में डिक्रीज होती जा रही है। लगातार जो है पहले 5 और 6 बेहतर आईआईटी थे, अभी वर्तमान में 23 आईआईटी है, ठीक है। सिर्फ पॉलिटिकली व्यू के अनुसार से हर एक स्टेट में आईआईटी को खोलने से आईआईटी को जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रही है। उसी की बात की जा रही है कि मूल 5 आईआईटी का स्थापना जो है लगभग 1950 और 1960 के दशक की शुरुआत में हुई थी। उसमें भी जो 4 आईआईटी थे उसका जो स्थापना हुआ था वो विदेशी सहयोग के द्वारा हुआ था, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली। और वर्तमान समय में 23 आईआईटी हैं। 1961 में आईआईटी दिल्ली की स्थापना के बाद 1994 में देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। 1994 में गुवाहाटी में छठा आईआईटी स्थापित हुआ। 5 आईआईटी के बाद छठा स्थापित होने में बहुत लंबा समय रहा, ठीक है, 1961 से 1994 तक। और उसके बाद से देख सकते हैं इसमें क्लियर कहा भी गया है कि 34 वर्ष लगे। और उसके बाद से लगभग 17 और आईआईटी की स्थापना किया जा चुका है, जिसमें से कुछ मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड भी किया गया है। जैसे कि बीएचयू की बात की जाए तो बीएचयू में एक आईआईटी खोला गया, इसको भी अपग्रेड किया गया, उसी की बात की जा रही है। तो इसी में आगे कहा जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा उदारतापूर्वक वित्त पोषित आईआईटी ने विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग पे ध्यान केंद्रित किया है। तो बाद में उन्होंने अभी वर्तमान समय में मानविकी और सामाजिक विज्ञान को भी जोड़ा है, लेकिन ये कार्यक्रम तब तक मामूली थे जब तक 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जोर नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद से ही ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट जो है इफेक्टिव हो गए आईआईटीज में भी। और इसी में आगे कहा जाता है कि आईआईटी को समग्र और बहु विषयक शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आईआईटी छोटे संस्थान है, जिसमें 5 पुराने आईआईटी जिसकी हम लोग शुरुआत में बात किए थे, ठीक है, जैसे आईआईटी मुंबई हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है बहुत ही पुराने आईआईटी हैं, जिसमें औसत लगभग 10,000 छात्र नामांकन करते हैं। कुछ नए संस्थान जो हैं वो बहुत छोटे हैं। एक एग्जाम्पल था, जैसे पटना आईआईटी है, शुरुआत में जो है वो पटना के पॉलिटिकल कॉलेज के साथ वहीं पे पढ़ाई होती थी, उसके बाद अभी वर्तमान समय में उसको एक अलग स्थान मिला है, ठीक है। तो उसी की बात की जा रही है। जो शुरुआत में आईआईटी बनते हैं वो काफी छोटे होते हैं, उसमें हर एक बुनियादी सुविधाएं नहीं होती है, जिसमें 400 से भी कम छात्र की क्षमता थी, ठीक है। तो पुराने आईआईटी में लगभग 1000 संकाय हैं, जबकि कुछ नए जैसे कि पलक्कड़ और जम्मू में 100 या उससे अधिक को रोजगार देते हैं। तो इसके अलावा अधिकांश जो आईआईटी प्रोफेसर, यहाँ पे ये बात बहुत पहले से एक और मैं आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें भी ये क्लियर बताया कि आईआईटी और जितने भी आईआईएम बड़े बड़े कॉलेज हैं वहाँ पे बड़े बड़े और अच्छे अच्छे प्रोफेसरों की लगातार कमी देखी गई है। अधिकांश आईआईटी प्रोफेसरों की भारी कमी से जूझ रहा है, ठीक है। उदाहरण के लिए आईआईटी धनबाद की ही बात कर लें तो धनबाद को लगभग 781 प्रशिक्षकों को नियुक्त करने की मंजूरी है, लेकिन जनवरी 2021 तक केवल
301 पद भी भरे गए हैं। ठीक है, तो 781 की आवश्यकता और मात्र 301 प्रोफेसर हैं, तो देख सकते हैं वहां कितनी समस्याएं रहती होगी। इसी में आगे कहा जाता है कि आईआईटी विश्वविद्यालय नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो राइटर के द्वारा इसका उत्तर भी दिया जा रहा है कि उनके पास न तो विषयों की सीमा है, न तो सब्जेक्ट्स का निश्चित सीमा है, और न ही कोई आकार, जो दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की विशेषता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि आईआईटी कोई विश्वविद्यालय नहीं है। तो आईआईटी की शुरुआत स्नातक संस्थानों के रूप में हुई थी। उन्होंने धीरे धीरे छोटे स्नातकोत्तर कार्यक्रम जोड़े, लेकिन कुछ अब महत्वपूर्ण स्नातकोत्तर कार्यक्रम जोड़ रहे हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन से संबंधित, ग्रेजुएशन के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी अनेक अब पढ़ाइयाँ आ रही है आईआईटीज में। ठीक है, उसी की बात की जा रही है। उदाहरण के लिए आईआईटी बॉम्बे का छात्र नामांकन जो है वो 19-20 के दौरान 58% वो थे स्नातक उत्तर। ठीक है, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन। और आईआईटी सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक मानकों पर लक्ष्य रखने वाले स्वसचेत रूप से विशिष्ट संस्थान थे। ठीक है, तो यह परंपरागत है कि स्वसचेत खुद ब खुद सारे कार्य करते हैं, और एक परंपरा है जो हमारे विचार में है, महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बनाए रखना बहुत ही कठिन है। इसलिए आईआईटी का जो ख्याति है सिर्फ और सिर्फ उसके शिक्षा की गुणवत्ता से है, इसलिए इसे भ्रमित नहीं होना चाहिए और उसका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको गिरने नहीं देना चाहिए। इसी में आगे कहा जाता है कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आईआईटी जो है वो स्नातक इतने सफल हैं। ठीक है, दुनिया में सबसे चुनिंदा संस्थानों में से एक है आईआईटी। तो हर साल लगभग 7 लाख छात्र जो हैं वो आईआईटी और कई अन्य विशिष्ट संस्थानों के लिए राष्ट्रीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं, और उनमें से अधिकांश का लक्ष्य जो होता है वो इस 23 आईआईटी में नामांकन प्राप्त करना है। तो उसमें उपलब्ध जो है मात्र 16,000 से अधिक सीटें हैं, जो 23 आईआईटी का कुल मिलाकर है। तो फरवरी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए एक उत्तर के अनुसार कहा गया है कि आईआईटी में ड्रॉप आउट दर बहुत कम है, और 2015-16 में 2.25% से घटकर 19-20 में मात्र 0.68% ही है ड्रॉप आउट। ठीक है, बहुत कम ड्रॉप आउट होते हैं आईआईटी में। तो इसी में आगे कहा जाता है कि क्या किया जाना चाहिए जिससे कि आईआईटी की जो क्वालिटी है उसमें सुधार हो सके। तो इसी में राइटर कुछ सुझाव दे रहे हैं, जबकि उत्कृष्ट इंजीनियरिंग एसटीईएम मतलब कि साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित संस्थानों की आवश्यकता है, लेकिन उन सभी का आईआईटी होना जरूरी है नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि जरूरी नहीं है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित से संबंधित जितने भी शिक्षा प्राप्त करेंगे वो आईआईटी से ही करें, इससे जरूरी नहीं। बहुत से कॉलेज ऐसे हैं उनकी भी अगर गुणवत्ता देखी जाए तो वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो उसी की बात की जा रही है कि आईआईटी होना बहुत जरूरी नहीं है। शायद प्रमुख शहरों के पास स्थित 10 से 12 वास्तविक आईआईटी भारत के लिए व्यावहारिक है। यही बात कहा जा रहा है कि 10 से 12 आईआईटी ही बहुत हैं, बस उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना है, ये जरूरत है। ठीक है, इसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि कुछ नए स्थापित संस्थानों का नाम बदला जा सकता है और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले स्नातक और अच्छे शोध तैयार करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, और वो भी आईआईटी के स्टैंडर्ड में आ जाएंगे। तो एक समिति के द्वारा कहा गया जिसमें आईआईटी प्रणाली को विश्व स्तरीय स्तरों पर वित्त पोषित करने और विश्व स्तरीय संकाय द्वारा स्टाफ रखने की आवश्यकता होती है, परंतु लगातार भारत में देखा जा रहा है खासकर आईआईटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रोफेसर्स की कमी है। ठीक है, तो शायद कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष विश्वविद्यालयों से भर्ती किए जाएं। अधिक विदेशी संकाय को आकर्षित करने के लिए भर्ती नियमों को उदार बनाने का हालिया निर्णय जो है वो सही दिशा में एक अच्छा कदम है, उसी की बात की जा रही है। यही बातें हैं कि क्या क्या कदम उठाया जा सकता है। तो आईआईटी को अपने प्रभावशाली स्नातकों को विदेश भेजने और विदेशी पीएचडी वाले भारतीयों की भर्ती करने से परे, ठीक है, इससे बचना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीयकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, और विदेशी शाखाएं शुरू करना एक बहुत ही बुरा बाजार है। यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि लगातार जो देखा जा रहा है कि आईआईटीज के रुझान दिख रहा है कि उसके जो ब्रांचेज हैं अलग अलग कंट्रीज में खोलने के प्रयास जारी हैं। ये जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा विचार है। इससे भारत के आईआईटीज की क्वालिटी गिर जाएगी, क्योंकि जो प्रोफेसर यहाँ के अच्छे हैं उसी कारण इस कॉलेज का नाम है, लेकिन एक प्रोफेसर दोनों जगह या फिर बेहतर प्रोफेसर हर एक जगह मेंटेन नहीं किए जा सकते हैं, उसी की बात की जा रही है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ गहन सहयोग और विदेशी संकाय को शायद विजिटिंग स्कॉलर के रूप में नियुक्त करने से उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। यहाँ पे
विजिटिंग स्कॉलर्स की बात की जा रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आईआईटीज में बुलाएं और अंतर्राष्ट्रीय और आईआईटी के अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी सुझाव दी जा रही है राइटर के द्वारा। और आईआईटी बॉम्बे, मोनास रिसर्च अकादमी और क्वींसलैंड विश्वविद्यालय, आईआईटी दिल्ली रिसर्च अकादमी आशाजनक उदाहरण है। यहाँ पे इसी तरह के जो विभिन्न विजिटिंग स्कॉलर्स हैं उनको बुलाया जाता है जिससे कि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा सके। और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए आईआईटी को मजबूत नीतियों की आवश्यकता और निसंदेह पर्याप्त और निरंतर वित्त पोषण अनिवार्य है। तो सरकार से देश और विदेश में बेहतर सफल आईआईटी स्नातकों के आवश्यकता के लिए लगातार जो है सरकार को इसका वित्त पोषण सही तरीके से करना चाहिए। तो भारत के शैक्षणिक मुकुट के रत्न में कम होना जो है वो बहुत ही दिक्कत है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत में जो है वो शैक्षणिक स्तर पे मुकुट में रत्न, ठीक है, क्राउन ज्वेल्स कहा जाता है आईआईटीज को। तो अगर इस तरह का क्वालिटी गिरेगा तो इसमें बहुत ही दुखद बात है और इसे लगातार जो है सुधारने की आवश्यकता है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें मेनली कहा जाता है इंडिया ईएफटीए डील्स में हिट ड्रग ट्रेड। ठीक है, जो भारत और यूरोपीय मुफ्त व्यापार संघ, इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसी की बात की जा रही है। तो उसी के बातचीत के तहत एक मसौदा में एक खंड में कहा गया है कि भारत में पेटेंट दवाओं के किफायती जेनरिक संस्करण जो है पहुंच जो है वो कम से कम 6 साल की देरी हो सकती है। तो ऐसा क्या कारण है कि भारत का जो है वो ड्रग डील जो है वो प्रभावित हो सकता है? तो व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता, उसी को कहा जाता है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के एक लीक मसौदे में पाया गया है कि समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के 6 महीने के भीतर ही हस्ताक्षरकर्ताओं को एक विशिष्ट अवधि शामिल करनी चाहिए जिसके दौरान दवा बेचने के लिए अपने देश के नियामकों से सहमति मांगने वाले आवेदक इस पर भरोसा नहीं करेंगे। तो इसी तरह का बात किया जा रहा है। तो लगातार जो है जेनरिक दवाएं बनाई जा रही है, उसमें समस्या आ सकती है। तो अज्ञात परीक्षण जो है वो कम से कम 6 वर्षों के लिए बाजार के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए है, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा कहा जा रहा है कि इसका तात्पर्य है उन देशों और आवेदकों से जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं और इस मामले में अघोषित परीक्षण डेटा जो है वो दवा की प्रभावशीलता और लोगों पर प्रभाव भी डाल रहे हैं। ठीक है, भारत क्या करता था, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ जो है जेनरिक दवाएं बना ले रही थी उसी तरह के कंपोजिशन का। ठीक है, तो ये आसानी से भारत में उपलब्धि हो जा रहा था। तो इससे विदेशी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को समस्या होने लगी और भारत का जो अभी आईईएफटीए है, इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है भारत के ड्रग पॉलिसीज को। ठीक है, इसी में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण कारण जो है इस वेबसाइट से संबंधित दिए गए हैं वेबसाइट पे। तो यह न केवल नई रासायनिक दवाओं पर लागू होनी चाहिए, यहाँ पे जो एग्रीमेंट किया गया है भारत और यूरोप के बीच में तो इन दवाओं के बारे में, तो यह जो कहा जा रहा है कि यह नई रासायनिक दवाओं पर ही सिर्फ लागू नहीं होना चाहिए बल्कि दवाओं के एक वर्ग जिसे बायोलॉजिक्स ड्रग्स कहा जाता है पर भी लागू होना चाहिए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वैक्सीन फॉर्मुलेशन जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक संस्थानों का जटिल मिश्रण होता है, इन सभी जगहों पे ये एग्रीमेंट जो है वो लागू होगा और इसकी प्रतियां बनाना भी बहुत कठिन है। तो कई भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनियां जो है वो बायोलॉजिक्स दवाएं विकसित कर रही है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सी कंपनियां जो है वो बायोलॉजिक्स दवाएं विकसित कर रही है। तो भारत जिसने दशकों से एक फलता फूलता जेनरिक दवा उद्योग विकसित किया है और विदेशी दवा कंपनियों द्वारा पेटेंट दवाओं पर एकाधिकार का विस्तार करने के प्रयास का, यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि विदेशियों द्वारा लगातार जो है वो भारत का विरोध किया जा रहा है, जो अपने जेनरिक दवाओं पे भारत का जो एकाधिकार है उस पर विरोध किया जा रहा है। तो इसका मुख्य कारण है कि भारत के जेनरिक दवा जो है उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों में महंगी दवाओं के किफायती संस्करण बनाए हैं और खुद एक बड़ी वैश्विक आपूर्तिकर्ता बन गया है। इसी के लिए जितने भी विदेशी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो भारत के विरोध में आ गए हैं। तो इसी में आगे कहा जाता है कि संसद को बताया गया है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है और 60 चिकित्सीय श्रेणी में लगभग 60,000 से अधिक जेनरिक दवाओं का उत्पादन करता है और इसका जो वार्षिक कारोबार है लगभग 3.4 लाख करोड़ है। तो दवाओं की अनुपलब्धता न हो इसी को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के जेनरिक दवाओं का कार्य किया जा रहा है। तो थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क के कानूनी शोधकर्ता ने कहा कि इसका प्रभावी रूप से मतलब यह है कि डेटा विशिष्टता के प्रावधानों के तहत बेडाक्विलिन
टीबी के लिए उपयोग किया जाना दवा जो है वो जैसी दवाएं जो है उपलब्ध नहीं होगी। और हालांकि इन समाधानों का जो विवरण होगा वो सार्वजनिक नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि इन जो समाधानों का विवरण जो होगा वो सार्वजनिक नहीं होगा, पब्लिक डोमेन पे नहीं आएगा। और इतने जो इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं, ठीक है, बौद्धिक संपदा है संबंधी चिंताएं भी एक प्रमुख बाधा का बिंदु बना हुआ है ये जो एग्रीमेंट हुआ है। तो पेटेंट की गई दवाएं जो है वो आविष्कारक को या जो कोई भी पहले पेटेंट के लिए आवेदन करता है उसे 20 वर्षों के लिए विशेष रूप से विपणन अधिकार होता है। ठीक है, इसी की बात की जा रही है। जो भी व्यक्ति जो है दवा को निकालता है, जो पेटेंट करवाता है, उसको 20 वर्षों तक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वो अपने प्राइस को चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ही वो सरकार के पास जा सकती है वो दवा, या फिर और कोलेब्रेशन कर सकता है। इसी की बात की जा रही है। तो इसी के परिणाम स्वरूप अक्सर भारत सहित कई देशों में आवश्यक दवाओं और औषधियां पहुंच से बाहर हो जाती है और अनिवार्य लाइसेंस से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रावधानों के तहत भारतीय कानून दवा जो है वो निर्माता को भारत में पेटेंट होने के केवल 3 साल बाद ही रिवर्स इंजीनियरिंग और दवा के जेनरिक या फिर कॉपी कैट संस्करण बेचने की अनुमति देता है। तो यह भी बात कहा जा रहा है कि भारत में पेटेंट होने के केवल 3 साल बाद ही इस तरह का सुविधा मिल जाता है। ठीक है, जो जेनरिक दवाएं बना सकता है, पेटेंट भी है अगर फिर भी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है व्हाई इंडिया नीड्स डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारत को क्यों गहन औद्योगिकरण की आवश्यकता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कोविड-19 महामारी ने हमारे आर्थिक भविष्य के बारे में सोचने के तरीकों को बदल दिया। ठीक है, ऐसा भी वर्तमान समय में देख रहे हैं कि सभी देश जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के अनुसार कार्य कर रहे हैं, वैश्वीकरण नहीं। वैश्वीकरण अब पीछे रह गया, यही बात कहा जा रहा है। तो क्योंकि अगर वैश्वीकरण के हित में सोचा जाता तो चाइना द्वारा जो है वो कोविड के बाद को छिपाया नहीं जाता WHO से शुरुआत में। इसी की बात की जा रही है कि वैश्वीकरण का जो विचार था वो बहुत ही पीछे रह गया जब से कोविड आया। तो औद्योगिक नीति और रणनीतिक राज्य के नेतृत्व वाले आर्थिक हस्तक्षेप जो है वो हर जगह पर वापस आ गए हैं। अमेरिका में मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम आ गया। ठीक है, अमेरिका ने अपने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अधिनियम लाए। वहीं यूरोपियन ग्रीन डील, वहीं भारत का जो है आत्मनिर्भरता जो है इसके प्रमुख उदाहरण है कि किस तरह से हम लोग वैश्वीकरण को छोड़ रहे हैं। ठीक है, और भारत की विकास गति जो है वो बहुत ही बेहतर अभी चल रही है। तो भारत महामारी से अपेक्षाकृत जल्दी उभर गया, फिर भी यह समय से पहले विऔद्योगिकरण की समस्या के चपेट में आ गया। इसी की बात की जा रही है। तो इसी के चरण में प्रवेश कर रहा है। तो उच्च विकास का लाभ एक छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा साझा किया गया है, जिससे पहले से मौजूद अंतर और भी बदतर हो गए। तो यही बात कहा जा रहा है कि हाई एंड कारें बिक जाती है, आम लोग उचित खाद्य कीमतों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, यही बात कहा जा रहा है। एक तरफ लोग ज्यादा अमीर हो गए, एक तरफ लोग जो है खाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है भारत में जो है कहीं ना कहीं इनकम गैप बहुत ज्यादा बन गया है। तो यह दोष जो है वो भारत के विकास की संरचना में अंतर्निहित है और यह हमें एक लंबे समय से चले आ रहे प्रश्न के ऊपर भी विचार करने की बात कर रहा है। तो भारत जो है वो औद्योगिक गतिरोध से बाहर निकलने और रोजगार पैदा करने में सक्षम क्यों नहीं हो रहा है। इसी की मुख्य बात यहाँ पे राइटर के द्वारा उठाई जा रही है कि भारत जो है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेहतर कर लेगा, तभी तो जो रोजगार की समस्या है उसके भी अवसर खुलेंगे। ये दोनों समस्याएं कहीं ना कहीं अंतर्निहित है। तो इसी में कहा जाता है रघुराम राजन और रोहित लांबा एक अपरंपरागत दृष्टिकोण पेश करते हैं। इसी में आगे कहा जाता है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर में ये बुक है। इसी में कहा जाता है कि उन्होंने अपना पैसा विनिर्माण आधारित विकास पर नहीं बल्कि उच्च कौशल सेवा संचालित विकास पर लगाया। इसमें भारत की बात कर रहा है यहाँ पे रघुराम राजन के द्वारा और रोहित लांबा के द्वारा इस तरह का बात किया जा रहा है। तो इसी में अब कहा जाता है कि 75 वर्षों में भारत जो है वो पर्याप्त औद्योगिकरण नहीं कर पाया, उसमें सफल नहीं हुआ। ड्रीम रन जो हुआ सबसे ज्यादा जो है औद्योगिकरण का विकास 2003 से 8 को हुआ, उसको छोड़कर उत्पादन और रोजगार में इसकी जो विनिर्माण हिस्सेदारी रही हमेशा से स्थिर या फिर 20% से नीचे ही रही। तो यहाँ तक कि 1991 के आर्थिक सुधार के बावजूद जो श्रम केंद्रित औद्योगिकरण के वादे के साथ आए थे ने इस वास्तविकता को भी नहीं बदल पाया। ठीक है, ये 1991 के आर्थिक सुधार ने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नहीं बदल पाया। भारत अब बहुत ही बुरी स्थिति में है, खासकर अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सुधार करने के लिए। तो उच्च स्तर की बेरोजगारी और
पुरानी छिपी हुई बेरोजगारी के साथ साथ औद्योगिक निवेश जो है वो अस्थिर हो गया है। तो इसका व्यापार घाटा जो मुख्य रूप से आयातित, क्योंकि भारत जो है वो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसी के लिए आयात कर रहा है, तो इसके कारण जो है व्यापार घाटा ये बहुत बड़ी समस्या बन गई। तो लगातार जो है वो व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। तो भारत अपने जो उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन भी नहीं कर रहा है, तो निर्यात करना तो दूर की बात है, उसी की बात की जा रही है। तो उसी के संदर्भ में कहा जाता है कि विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित उच्च कौशल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए राजन और लांबा का तर्क जो है वो शास्त्रीय ज्ञान का उलट है, जो यह है कि सेवाओं का विकास जो है वो विनिर्माण विकास पर निर्भर करता है, और यह जो है वो भारत की वर्तमान औद्योगिक नीतियों के विपरीत है और इस समाधान नहीं हो सकता। वास्तव में इससे हालात और भी बदतर हो सकते हैं, उसी की बात की जा रही है। तो इसमें 2-3 पॉइंट सुझाए जा रहे हैं। तो पहला जो है वो सेवा आधारित, मतलब कि सर्विस बेस्ड ग्रोथ जो है वो विकास जो है वो रोजगार खराब स्थिति में है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से सेवा संचालित विकास के साथ भारत के अनुभव के दो नकारात्मक प्रभाव रहे हैं। सबसे पहले, यह कृषि से बाहर निकलने वाले श्रम को उसी तरह से अवशोषित नहीं कर पाए जिस तरह से विनिर्माण करता था। दूसरा जो रहा, सेवा क्षेत्र को एक बड़े उच्च कुशल कार्यबल की आवश्यकता थी जिसे भारत पर्याप्त रूप से आपूर्ति नहीं कर पाया। ठीक है, हालांकि इस क्षेत्र ने शहरों की ओर पलायन करने वाले कुछ श्रमिकों को समाहित कर जरूर लिया, फिर भी यह बहुत अधिक असमान रहा। कॉलेज की डिग्री वाले श्रमिकों का सापेक्ष वेतन बिना डिग्री वाले श्रमिकों की तुलना में बहुत अधिक था। तो इस प्रकार सेवा संचालित विकास से असमानता विनिर्माण आधारित विकास की तुलना में बहुत अधिक रहा। तो सेवा क्षेत्र में नियमित वेतन के लिए असमानता का गिनी सूचकांक विनिर्माण के लिए 35 की तुलना में 44 था। तो इसी की बात की जा रही है कि क्या क्या समस्याएं थी। क्लियर हो गया, सेवा बेस्ड जो सर्विस बेस्ड जो समस्याएं थी। ठीक है, यहाँ पे दो तरह से बताया गया, एक तो जो अनपढ़ लोग थे, ठीक है, अशिक्षित थे, उसके बाद जो किसान लोग थे, ठीक है, वो ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास होकर आते थे। तो दोनों समस्याएं रह गई। मैन्युफैक्चरिंग का इतना विकास नहीं हुआ कि वहां पे रोजगार मिल सके, और आईटी सेक्टर का अगर विकास हुआ तो उतना कौशल का विकास नहीं हो पाया था ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का। ठीक है, तो ये दोनों समस्याएं ध्यान रखिएगा। इसी में आगे दूसरी में पॉइंट में कहा जाता है कि उच्च शिक्षा में शुरुआती निवेश ने सामूहिक स्कूली शिक्षा को लगभग छोड़ने में योगदान किया, सामूहिक स्कूली शिक्षा को कमजोर करने में योगदान किया। इन उच्च शिक्षा संस्थानों ने स्वसेवारत अभिजात वर्गों को तैयार किया। उन्होंने औद्योगिक ठहराव में योगदान करते हुए भारत की आईटी क्रांति में भूमिका निभाई। ये बताया जा रहा है कि क्या क्या कमियां रह गई थी जिसके कारण जो है भारत का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाया। तो ग्रामीण उद्यमिता जो है वो पारंपरिक कृषि क्षेत्र से बड़े पैमाने पर बढ़ने में सक्षम थी। इसके विपरीत ग्रामीण भारतीय मानव पूंजी की कम उपलब्धता के कारण चीनियों के पैमाने पर दूर से उद्यमिता उद्यम शुरू करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, ये भी कारण था। ठीक है, तीसरे कारण में यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षा पर प्रतिकूल विभिन्न वर्गों और सामाजिक समूहों में भिन्नता थी। तो स्कूल में नामांकन अधिक है और उच्च शिक्षा अब तक उतनी दूरगामी नहीं है जितनी पहले थी। ये भी बात कहा जा रहा है कि पहले जितनी समस्याएं थी शिक्षा प्राप्त करने में, अभी तो लगातार जो है वो सरकार के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन स्कूली शिक्षा की अलग अलग गुणवत्ता जो है वो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है, जो श्रम बाजार के परिणामों को भी प्रभावित करती है। तो उच्च कौशल सेवाओं की जो पारंपरिक अभिजात वर्ग के लिए उपयुक्त है, यहाँ पे मेनली जो है इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है, जो भी पहले समस्याएं रह गई 2000 से पहले की, ठीक है, आजादी के बाद से, कि हम लोग औद्योगिक क्षेत्र को अच्छे तरीके से विकसित नहीं कर पाए और ग्रामीण लोगों को सही तरीके से उनके संसाधनों को उपयोग नहीं कर पाए, उनको कौशल विकास नहीं कर पाए, शिक्षा का विकास नहीं हो पाया था उस समय, क्योंकि भारत में गरीबी बहुत ज्यादा संलिप्त थी। तो अभी वर्तमान समय में प्रयास किया जा रहा है, जैसे चीन का देख सकते हैं, उसका विकास क्यों हुआ, क्योंकि उसने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ही मजबूत किया। तो मजबूत कर लिया तो वहां रोजगार जनरेट ज्यादा हुआ, तो रोजगार हुआ तो लोगों में क्रय शक्ति बढ़ा, इसीलिए जो वहां की इकोनॉमी है चीन की वो तेजी से बढ़ी। तो भारत भी इसी तरह से प्रयास कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करेगा, तभी तो जाकर श्रम का एक बड़ा भाग जो है वो इस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में शामिल हो पाएगा, जिससे देश का विकास हो पाएगा, क्योंकि इनकी भी क्रय शक्ति लगातार बढ़ेगी, इसके लिए भी देश का विकास होगा। तो ये जो है पूरा का पूरा एम बनाया जा रहा है। तो भारत में औद्योगिकरण क्यों रुका हुआ है? तो सामूहिक शिक्षा की कमी का मतलब है कि औद्योगिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक शर्त जो है वो गायब थी। ठीक है, उसी की बात की जा रही है कि उपयोगी ज्ञान का उदय जो है वो आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में तकनीकी प्रगति और विकास की कुंजी है। उदाहरण के लिए भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
जिसे प्रौद्योगिकी का प्रसार करना था और कुछ परिक्षेत्रों को छोड़कर नहीं हुआ। तो यही बातें इसमें कही जा रही है। भारत को केवल सेवा क्षेत्र ही नहीं बल्कि गहन औद्योगिकरण की जरूरत है, जिसमें समाज की नींव भी बदलने की क्षमता रखती है। ठीक है, जो है मेनली समाज की नींव को बदलने की भी क्षमता रखती है। तो अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है करंट अफेयर से। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित में से किन कानून के तहत नागरिक मामलों से निपटते हैं? तो पहला जो है वो वायु प्रदूषण को रोकथाम की नियंत्रण अधिनियम 1981, दूसरा जो है वो पर्यावरण अधिनियम 1986, तीसरा जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, चौथा जो है वन अधिकार अधिनियम 2006। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, जो एनजीटी जो है वो इन दो अधिनियमों के अनुसार कार्य करती है, वायु के लिए प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे एनजीटी जो है एक वैधानिक निकाय है, ये ध्यान रखिएगा, संवैधानिक नहीं है, ये वैधानिक है, जिसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित किया गया है और यह पर्यावरण संरक्षण के मामलों से संबंधित है। ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। तो ट्रिब्यूनल को सभी आवेदनों और अपीलों को उनकी प्रस्तुति की तारीख से 6 महीने के भीतर ही अंतिम रूप देने का अधिकार है। ठीक है, तो एनजीटी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट अधिनियम बनाए गए हैं? तो संबंधित 7 कानूनों के तहत जो है वो नागरिक मामलों से निपटा जाता है एनजीटी पर्यावरण के द्वारा। ठीक है, तो पहला जो है वो जल के संरक्षण के लिए जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, दूसरा जो है वो भी जल के संरक्षण के लिए, ये भी है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर लगाया जाता है अधिनियम 1977, उसके बाद तीसरा जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980, चौथा जो है वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, पांचवा जो है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, छठा जो है सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और सातवां जो है जैविक विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सातों कानून बहुत ही इंपॉर्टेंट है खास के एनजीटी के लिए। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचार पत्रों में देखा गया है जिगरथंडा निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा, इसी को कहा जाता है जिगरथंडा। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल परीक्षण सुविधा जो है उसी को S2 कहा जाता है। ठीक है, इसी का उपनाम जो है जिगरथंडा है। यह एक 24 मीटर लंबी सुविधा है जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के भीतर आईआईटी कानपुर के हाइपरसोनिक प्रायोगिक एरोडायनेमिक्स प्रयोगशाला HEAL, ठीक है, में स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भारत की जो है वो पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल परीक्षण सुविधा है, इसी को जिगरथंडा या S2 कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कतर से संबंधित, क्योंकि कतर का लगातार जो है आजकल न्यूज में रहते हैं। ये जो 8 इंडियन को फांसी की सजा सुना दी गई थी और फिर से जो है उसे चेंज किया गया, अभी वर्तमान समय में छोड़ने की बात चल रही है। तो लगातार जो है इस लोकेशन भी ध्यान रखेंगे, ये लोकेशन इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कतर एक प्रायद्वीपीय देश है जो पूरी तरह से फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है इसकी जमीनी सीमा जो है वो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ लगती है। तीसरा जो है वो कतर का प्रमुख निर्यात जो है वो प्राकृतिक गैस है जो इसे वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाता है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला सही है। ठीक है, कतर जो है एक प्रायद्वीपीय देश है जो पूरी तरह से फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग फिगर में भी देख लेंगे तो तीनों का तीनों सही हो जाएगा। इसकी जमीनी सीमा जो है वो सऊदी अरब, इस साइड जो है UAE है, यहाँ पे मान लीजिए कतर है, जैसे हम लोग फिगर में देख लेते हैं, ये कतर है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं इस साइड में UAE है और यहाँ पे सऊदी अरब की सीमा लगती है, इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और यहाँ पे ये मैप देख सकते हैं और ये पूरा का पूरा जो है पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी, उसी को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा बीमर ट्रायंगल, ये ध्यान रखिएगा, बीमर ट्रायंगल जो है कहाँ है? तो बीमर ट्रायंगल जो है वो जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस में है। इसके बारे में भी कुछ चीज जान लेते हैं। तो बीमर ट्रायंगल जो है वो फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक क्षेत्रीय गठबंधन है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, बाइमर ट्रायंगल कहा जाता है, जो 1991 में जर्मन शहर वेइमर में बनाया गया था। तो समूह का उद्देश्य जो था सीमा पार और यूरोपीय मुद्दे पर
तीन देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य जो था पोलैंड को साम्यवादी शासन से उभरने वाले में सहायता देना, ठीक है। और फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड विदेशी दुष्प्रचार अभियानों से निपटने के लिए एक नए सहयोग समझौता का अनावरण करेंगे। तो मंत्रियों ने संभावित रूसी इंटरनेट हमले का पता लगाने और उसका जवाब देने के लिए भी एक संयुक्त तंत्र बनाया है। तो ये सारी चीजें जो है वो बाइमर त्रिभुज के अनुसार जो है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक संयुक्त क्षेत्रीय गठबंधन है, ठीक है, जो एक दूसरे को सहयोग कर रहा है। अब नजूल भूमि क्या होता है, तो नजूल भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, यह राज्य संपत्ति के रूप में सरकार द्वारा स्वामित्व और सीधे प्रशासित है। दूसरा स्टेटमेंट है, सरकार जो है वो आमतौर पर इन जमीनों का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे स्कूल, अस्पताल, ग्राम पंचायत भवन आदि के निर्माण के लिए करता है। तीसरा स्टेटमेंट है, ब्रिटिश काल में ये जमीनें जो है वो जमींदारों को उनकी सेवा के लिए अनुदान के रूप में दी जाती थी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा और तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो नूजल भूमि के बारे में भी कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यह जो है वो राज्य सरकार की संपत्ति के रूप में सरकार द्वारा स्वामित्व और सीधे प्रशासित होती है। और तीसरा जो है, ब्रिटिश काल में ये जमीनें जो है वो जमींदारों को उनकी सेवा के लिए अनुदान के रूप में दी जाती थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देख लेते हैं फास्ट टेलीस्कोप क्या होता है। ये जो लगातार अभी खबर में था, ये जो है चीन से संबंधित है। तो कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो फास्ट टेलीस्कोप जो है वो 500 मीटर एपर्चर गोलाकार रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है। इसी को यहाँ पे फास्ट टेलीस्कोप कहा जाता है, जो चीन के गुइझोउ में एक कास्ट अवसाद के रूप में पाया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है, जिसका प्राप्त क्षेत्र लगभग 30 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। उम्मीद है कि फास्ट अगले 20 से 30 वर्षों तक अपनी विश्व स्तरीय स्थिति बना लेगा। इसका लक्ष्य क्या है, ब्रह्मांड के किनारे तक तटस्थ हाइड्रोजन का पता लगाना और प्रारंभिक ब्रह्मांड की छवियों का पुनर्निर्माण करना। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, पल्सर की खोज करना, आवासीय पिंडों की अति सूक्ष्म संरचनाएं प्राप्त करना, उच्च रेडिएशन रेडियो स्पेक्ट्रम सर्वेक्षण करना, उसके बाद जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके लिए बेहतर खोज करना, अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज करने में भाग लेना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई वाले छद्म उपग्रह उसको कहा जाता है HAPS वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो HAPS वाहन जो होते हैं वो सौर पैनल का उपयोग करके ऊंचे रहते हैं और पारंपरिक हवाई जहाजों की तुलना में बहुत अधिक ऊंचाई पर चलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, HAPS का फुल फॉर्म होता है हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये दूसरा स्टेटमेंट है, उपग्रहों की तुलना में HAPS को तैनात करना सस्ता और यह बहुत तेजी से चालू हो सकता है, जो उन्हें तत्काल जरूरतों के लिए उपयुक्त बनाता है, ठीक है। उसको स्टार्ट होने में बहुत कम समय लगता है। और कुछ विशेषज्ञ जो हैं वो मौजूदा संचार प्रणाली में HAPS के संभावित हस्तक्षेप और प्रवासी पक्षी पैटर्न पर उनके प्रभाव के बारे में भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तीनों का तीनों जो है वो सही उत्तर है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। कैसा लगा क्वेश्चन प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।